गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा और उसे नोट्स भी बना लिया होगा। नहीं बनाया है तो उसे बना लें। कॉपी और पेन तैयार रखें। आप पार्ट 3 आज हम लोग प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 रिवीजन के आधार पे हम लोग कुछ इसमें बता दें कि पार्ट 2 में हम लोगों ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग मस्तिष्क मेरुरज्जु को देखा था। मस्तिष्क में हमने देखा था कि यह क्रैनियम के अंदर जो हार्ड कवर होता है उसके अंदर यह बंद रहता है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डियों के अंदर सुरक्षित रहता है। ये मेरुरज्जु हो गया और ये मस्तिष्क जो बॉक्स के अंदर बंद रहता है, सुरक्षित रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका ऊतक एवं पेशियोतक के बीच हम लोगों ने देखा, इसके बारे में पढ़ा कि कैसे ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उससे संवेदी तंत्रिका के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यह सूचना आती है और यहाँ से यह प्रेरक तंत्रिका के द्वारा पेशी ऊतक में जाती है। पेशी ऊतक उसे आदेश देता है संकुचन के लिए और वहाँ पर यह कार्य होता है। इसके बाद हम लोग बात किए बल्कि समझें, लोग समझ चुके हैं। ये सब पार्ट 2 की बातें हैं। रिवीजन के ख्याल से मैं सिर्फ थोड़ा बता रहा हूँ इसको पार्ट 2 में ये एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। रासायनिक संचरण भी हमने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि पौधे में समन्वय किस प्रकार से होता है। पादप में विभिन्न प्रकार के हार्मोन होते हैं। पादप में विभिन्न प्रकार के अनुवर्तन की गतियाँ होती हैं, जैसे कि प्रतान का चढ़ना और प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन जो रूट के द्वारा होता है। प्रकाशानुवर्तन तने में देखेंगे, पुष्पीकरण में भी होता है। रसायनानुवर्तन परागनली का अंकुरित होना। जलानुवर्तन पादप के जड़ों की गति। तो ये सब पार्ट हमने पढ़ा है पार्ट 2 में। इसके अलावा ये हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ये 4 हार्मोन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा हमने एक और हार्मोन आपको बताया था, इथिलीन, जो कि फलों को पकाने में मदद करता है। जंतुओं में हार्मोन जो ये ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स है, अपटू ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। पीयूष ग्रंथि को हमने बताया था मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क, इससे एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। यह ठीक वृक्क किडनी के ऊपर होता है और ये सब इसके कार्य हैं। इसको हमने पार्ट 2 में बताया है विस्तार से, आप लोग वहाँ से इसे पुनः देख सकते हैं। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है और इसकी कमी से ही डायबिटीज़ या मधुमेह नामक बीमारी होती है। इसका कार्य है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखना। लिंग हार्मोन में 2 हैं, एक नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मादा में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन 2 होते हैं। एक यहाँ दिया हुआ है, आप एक एक कम से कम ज़रूर याद रखें। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो वृषण से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन मादा में अंडाशय से स्रावित होता है। और इसके बाद आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है, हमने बताया था कि आयोडीन की कमी से गला फूलता है, ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। इसका उपयोग होता है, यह थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में मदद करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, यह कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, शरीर को संतुलित वृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद ये मधुमेह बीमारी है, इसका कारण उन्होंने भी बताया था। निदान, पुनर्भरण क्रियाविधि, ये सब हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये जो क्रिया होती है, किस प्रकार पुनर्भरण की क्रिया होती है यहाँ पर, कि रक्त में कोई भी हार्मोन कब और कितना स्रावित होगा, उसके क्रियाविधि को ही हम कहते हैं पुनर्भरण। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। इसके पहले पार्ट 1 का जो शुरू प्राइमरी स्टेज है वो नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वगैरह, पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 3 में हम लोग प्रश्नों के डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो ये सारे प्रश्न जितने भी हैं, ये सब आपके जो भी डिटेल्स हमने अभी बताया वो इस डिटेल्स ये सारा यहाँ दिया हुआ है, इसका आंसर। आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि हम लोग देखें
ये पहला प्रश्न है, पौधों में ऑक्सीन कहाँ संश्लेषित होता है। तो हमने बताया था कि कोई भी पौधा है तो ये पौधा जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, उसकी ये पत्तियाँ हो गई, और ये अग्र भाग में यहाँ पर लगातार कोशिका विभाजन होते रहता है और पौधों का आकार बढ़ते रहता है। तो ये ऑक्सीन चूँकि पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए यह पौधे के अग्रभाग में, तने के अग्रभाग में ये पाया जाता है, जो कि पौधे के लंबाई में वृद्धि करता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। हमने अभी बताया था कि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये मस्तिष्क के इस भाग में यहाँ पर ये पाया जाता है। तो यह है मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। इसके बाद है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम बताओ। तो हमने बताया था अभी इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो ठीक अग्नाशय से स्रावित होता है, ये अमाशय है, यहाँ पर ये पित्ताशय है यकृत के अंदर, और यहाँ पर पत्ती के आकार की का ये ग्लैंड्स होता है, ग्रंथि होती है अग्नाशय, जिसके बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होती है, और ये रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से क्या होगा, मधुमेह नामक बीमारी होगी। नेक्स्ट है अंतर्ग्रंथन किसे कहते हैं, सिनैप्स। तो हमने बताया था कि नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सबसे छोटी इकाई है तंत्रिका तंत्र की, जिसका डायग्राम आप लोग को याद होगा, पार्ट 2 में भी हमने पार्ट 1 में इसको बताया है। तो इस तरह से ये डायग्राम होता है, ये डेंड्राइट्स है, और यहाँ पर ये केंद्रक, ये कोशिका का है, ये वाला भाग कोशिका का है, ये केंद्रक, ये हो गया डेंड्राइट्स, ध्रुमिका जिसे कहते हैं, और ये एक्सॉन। तो ठीक यहाँ एक्सॉन के अंतिम सिरे पे दूसरी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो जुड़ी होती है, दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है, और एक तंत्रिका कोशिका और दूसरे तंत्रिका कोशिका के बीच के स्थान को ही हम क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं, अंतर्ग्रंथन कहते हैं। नेक्स्ट है अनुवर्तन गतियाँ किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अनुवर्तन गतियाँ जो उद्दीपन के कारण पौधों में जो गतियाँ होती हैं, अनुवर्तन गतियाँ कहलाती हैं। जैसे कि प्रकाशानुवर्तन जो प्रकाश के कारण होता है, जैसे सूरजमुखी का अगर कोई पौधा है तो उसको हम किधर भी रख दें तो उसका जो पुष्प है, उसका पुष्प का हमेशा डायरेक्शन जो है वो सूर्य की ओर ही वो हो जाएगा, उधर ही वो मुड़ जाएगा। ये प्रकाशानुवर्तन हो गया। ऐसे तने का भी प्रकाश की ओर बढ़ना। गुरुत्वानुवर्तन है, जैसे कि पौधे के मूल का, जड़ का जो है गुरुत्वाकर्षण बल की ओर, गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ना, गुरुत्वानुवर्तन हो गया। जलानुवर्तन हो गया। तो ये सब अनुवर्तन गतियाँ कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर में संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो ये प्रश्न भी हमने बताया था कि मस्तिष्क का जो 3 भाग होता है, पहला है ये अग्रभाग, उसके बाद मध्य भाग और उसके बाद पश्चिम भाग। तो अंतिम जो पश्चिम भाग होता है उसका अनुमस्तिष्क जो होता है उससे ये शरीर में संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए ये जो सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ, सबके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आपको हम यहाँ बता दें, जैसे ये लिखना है कि अनुवर्तन गति क्या है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गतियाँ, वृद्धि के कारण जैसे ये प्रतान की गति, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो यहाँ से आपको उत्तर उसका नोट डाउन कर लेना है। और जैसे कि वो बताया था कि मस्तिष्क में वो किस भाग से संस्थिति और संतुलन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है कि पश्चिम भाग के 3 भाग होते हैं, जिसके अनुमस्तिष्क वाले भाग से
शरीर की संस्थिति तथा संतुलन की क्रिया होती है, संतुलन बनाता है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी तरह से यहाँ से ढूंढ के आपको लिख लेने हैं। और यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से समझें तो फिर वापस आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग स्वयं से भी इसके उत्तर को लिख सकते हैं यदि आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है तो। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन पादप में संदमन का प्रभाव उत्पन्न करता है? तो संदमन का प्रभाव हमने बताया था कि पादप में जो 5 हार्मोन होते हैं उसमें एक एब्सिसिक अम्ल होता है, वही संदमन का प्रभाव उत्पन्न करता है या वृद्धि की क्रिया को धीमी कर देता है। नेक्स्ट है, प्रकाशानुवर्तन क्या है? तो हमने अभी भी बताया कि बहुत सारे अनुवर्तन की गतियाँ होती है। तो प्रकाशानुवर्तन वहाँ से आप लिख सकते हैं कि प्रकाश के कारण पौधों में होने वाली गति प्रकाशानुवर्तन क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि पुष्प का खिलना, तने का ऊपर की ओर प्रकाश की ओर मुड़ना, सूरजमुखी का फूल का प्रकाश की ओर झुक जाना, मुड़ जाना। ठीक है, तो ये प्रकाशानुवर्तन गतियाँ हो गई। केंद्रीय, उसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक कौन से हैं? तो हमने बताया था कि मस्तिष्क के से 2 भाग, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हमने क्या कहा था? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे को कहा था हमने PNS। ये सब वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में सारे आपको डिटेल्स इसके मिल जाएंगे। तो CNS जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके 2 भाग हैं, एक था उसके मस्तिष्क और दूसरा था इसका मेरुरज्जु। मस्तिष्क हो गया ब्रेन, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये तंत्र के घटक हैं। इसके बाद यहाँ पर है अंतर्ग्रंथन पर क्या होता है? तो अंतर्ग्रंथन जो सिनैप्स है इसको आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके जो चित्र इसमें बताया गया था, और इस चित्र को तो आपको बनाना ही है, प्रैक्टिस भी करना है। इसके विभिन्न भाग थे और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि अंतर्ग्रंथन में क्या होता है। तो यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग का रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। तो आप ये उत्तर वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें प्रश्न। इसके बाद इन सब को आपको अच्छी तरह से कॉपी में आप नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आपको वापस वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ से ही आप सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न जो है ये 1 मार्क्स के हैं, आप इसके उत्तर 1 लाइन में या 1 शब्द में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ 2 नंबर के जो प्रश्न हैं कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाओ। तो आप लोगों को पता है कि इसमें कौन सा चित्र बनाना है। ये चित्र यहाँ आपका दिया हुआ है, इसको हमने अभी भी बताया था और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसके विभिन्न भागों के नाम भी आपको लिख लेने हैं और इस चित्र को बिल्कुल दिमाग में आपको बिठा लेना है कि कैसे ये बनता है। ठीक है, और इसके विभिन्न भागों के जो ये परिभाषाएं दी हुई है ये भी आपको दिमाग में रखना। यहाँ से भी 1-1 नंबर के कई प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें तो 2 नंबर में प्रतिवर्ती चाप क्या है, उदाहरण सहित समझाओ। तो प्रतिवर्ती चाप भी आपको बताया गया है इसमें कि किस तरह से प्रतिवर्ती चाप बनता है, कि जो भी संवेदी अंग होते हैं और उससे जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं ली जाती हैं और वो सूचनाएं जो कार्यकन ग्राही अंग हैं जो त्वचा है, जैसे कि ये ऊष्मा, तो ऊष्मा एक उद्दीपन है, ऊष्मा एक उद्दीपन है, बाहरी उद्दीपन हो गया और इससे ऊष्मा महसूस हो गया कहाँ? त्वचा में। ये तो त्वचा यहाँ पर क्या हो गया? ग्राही अंग हो गया। अब इसकी सूचना कहाँ गई? यहाँ मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से ये सूचना यहाँ गई और यहाँ से यह मेरुरज्जु ये सूचना को कार्यकर अंग मतलब पेशी को भेजता है। तो ये जो सूचना यहाँ पर पहुँचती है ये संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा और ये सूचना वापस जो जाती है कोशिका में ये जाती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा। संवेदी को सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं और इसको मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो यहाँ से यह सूचना गया पेशी को और पेशी जो है संकुचित होता है और ये अंग
पीछे हट जाता है यदि यहाँ ऊष्मा है, गर्म अगर छू जाता है हमारे हाथों से तो ये अचानक पीछे हट जाता है। तो ये जो क्रिया है, ये पूरा जो चाप बनाया गया है, किरण आरेख द्वारा समझाया गया है, इसे ही हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो उस प्रश्न के उत्तर में आपको ये पूरा चाप ये बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके बाद है मधुमेह होने का कारण क्या, ये कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो मधुमेह हमने बताया था कि अग्नाशय में एक हार्मोन सिक्रेट होता है उसके बीटा कोशिका से, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है और इसमें रक्त में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो ये बीमारी हो जाती है मधुमेह। इसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। और इसका नियंत्रण कैसे होगा, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो हमने भी बताया था, रिवीजन में भी बताया था कि थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होता है और यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, इसी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, इसको कहते हैं थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन बनने के लिए आयोडीन का होना आवश्यक होता है। ठीक है, और ये इसकी कमी अगर होगी तो ये क्या होगा, गला भी हमारा फूल सकता है और ग्वाइटर नामक बीमारी होती है, इसको घेगा कहते हैं। ठीक है, घेगा नामक बीमारी होती है, इसीलिए ये आयोडीन नाम युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका क्या है, इसके कार्य लिखें। तो हमने बताया था कि कोई भी सूचना जो बाह्य उद्दीपन से जो संवेदी अंग में सूचना आती है, जैसे त्वचा में आती है, तो यह सूचना जो आती है वो संवेदी सेंसरी न्यूरॉन से आता है और यह फिर कहाँ जाता है, मेरुरज्जु में, और उसके बाद मेरुरज्जु से यह सूचना मस्तिष्क होते हुए या प्रसारित होती है उस पेशी को, ताकि वह वहाँ से उस हिसाब से वह काम कर सके। मतलब ऊष्मा अगर टच हो रहा है तो हाथ को खींचना है, तो यह सूचना जो वापस आएगी वह प्रेरक तंत्रिका मतलब मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा ये आती है। तो ये इसके कार्य हैं। नेक्स्ट है एफसीसी का हम लोग को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं। तो हमने बताया था ये एक पादप हार्मोन है और इस हार्मोन से संदमन की क्रिया होती है, मतलब वृद्धि को रोकता है। पौधे में जो पत्तियां होती है, पत्तियों का मुरझाना और इस पत्तियों का विलगन होना, इससे टूटकर विलगित हो जाता है और ये पत्तियां टूट जाती है। तो इसको ये तनाव हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं एफसीसी का अम्ल को। ठीक है, नेक्स्ट है नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय की जो क्रिया होती है हमारे शरीर में, वह सभी अंगों को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। जितने भी अंग हैं, जैसे कि हमने बताया था कि बीपी को नियंत्रित करना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, बहुत सारे जो शरीर में परिवर्तन होते हैं युवावस्था में, तो ये सब हार्मोन के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के कारण होता है। और जो भी अनुवर्ती क्रियाएं होती हैं, उद्दीपन की क्रियाएं होती हैं, वो सब इसी के कारण होता है, तंत्रिका तंत्र के कारण और अंतःस्रावी तंत्र के कारण। तो अगर यह क्रिया नहीं होगी तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो यह शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए और वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाए रखने के लिए, सामंजस्य स्थापित करते रहने के लिए और शरीर की सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की आवश्यकता है। इतनी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिटेल्स में और भी इसको समझने के लिए आप इसके पहले के वीडियो को आप देखें। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग कॉपी में लिख लें, इसे याद कर लें इन सारे प्रश्नों को, और इसके बाद तैयार कर लें। फिर जल्दी हम इसके पार्ट 4 में हम जो है
बनाएंगे। 2 पार्ट इसका रह गया। एक लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 मार्क्स के, कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं क्या क्या। उसके बाद एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा 5 मार्क्स के। तो इसमें 4 क्वेश्चन इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें। तो एक छोटा सा वीडियो बनेगा पार्ट 4 में, इसको हम अच्छे से समझेंगे। चूँकि ये थोड़ा लॉन्ग टाइप होगा, थोड़ा विस्तार से इसे समझाएंगे आपको। और इस सब को कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखते रहना है, ताकि आपका नोट्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। और अगर किसी का ये वीडियो कोई छूट गया, जैसे कि केमिस्ट्री में हमने 2 चैप्टर का वीडियो बनाया है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो वो आप यूट्यूब में क्लास बाय सुभाषित सर टाइप करके वहाँ से भी आप वीडियो इसको देख सकते हैं। और इसके बाद वहाँ से भी आप इसको देखकर अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें। तो ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर कोई बात अगर समझ में नहीं आती है, कुछ क्वेश्चन इसमें पूछना है, जो भी बातें हमने बताने क्रम में आपको लगा कि यहाँ पर ये क्या है या ये समझ में नहीं आया, तो आप लोग उस ग्रुप में ही क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं कि ये क्या हुआ, हमको समझाइए। ठीक है, तो आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। तो पार्ट 4 में हम लोग फिर मिलेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 मार्क्स के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स के साथ। ठीक है, तो इतना तैयार करें। तब तक के लिए गुड बाय।